नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में बिहार के 16 जिलों की कुल 71 सीटों पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक 46.29% वोट डाले गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी मार की तरह हो जाएगा। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर और दरभंगा में पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। रैली में राहुल ने यूपीए सरकार की मनरेगा और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, युवाओं को रोजगार देना जानते हैं, लेकिन एक कमी जरूर है कि हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। राहुल ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दशहरे पर रावण का नहीं बल्कि पीएम मोदी का पुतला जलाया गया। मुझे दुख हुआ। आमतौर पर दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले फूके जाते हैं, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस बार पीएम मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया। ऐसा पूरे पंजाब में देखने को मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान मोदी से नाराज हैं। बिहार बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राहुल ने आज ट्वीट कर बिहार के लोगों से महागठबंधन को वोट देने की अपील की थी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे पहले चरण के मतदान के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी पर पुलिस की तुलना जनरल डायर से कर दी है। बता दें कि बिहार के मुंगेर में सोमवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। तेजस्वी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, पुलिस को जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए आदेश कहीं न कहीं से आया था। उत्तर प्रदेश में नवंबर के शुरुआती दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को बसपा की ओर से प्रत्याशी रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। ऐसे में अब रामजी गौतम की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। इन 5 प्रस्तावकों ने बुधवार सुबह ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब बसपा में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा 2 और विधायकों को लेकर चर्चा है कि वे मायावती के खिलाफ जा सकते हैं। कोरोना वायरस के बीच कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार की ओर से आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा दिया गया। चूंकि आरोग्य सेतु ऐप की वेबसाइट कहती है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और आईटी मंत्रालय ने डेवलप किया है, लेकिन इस ऐप को लेकर डाली गई एक आरटीआई में दोनों ने कहा है कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि इस ऐप को किसने डेवलप किया है। अब सूचना निकाय ने सरकार के गोलमोल जवाब पर नोटिस भेजा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज कसा है। एक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा कि भारत की ओर से किसी ने भी चीन का नाम सीधे नहीं लिया, ना ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जबकि इसके विपरीत यूएस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने चीन का नाम लेते हुए उस पर हमला किया है। इसके बाद इस ट्वीट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूं जो पतियों का नाम नहीं लेती हैं। अमेरिका द्वारा भारत चीन सीमा विवाद में भारत का साथ देने की बात कहने के बाद चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीनी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय है, कूटनीतिक स्तर पर और दोनों सेनाओं के अधिकारियों द्वारा इसका हल निकाला जा रहा है। भारत और चीन इस विवाद को सुलझाने में सक्षम हैं। इस विवाद में किसी तीसरे के दखल के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सूबे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में बीजेपी पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कुछ देर पहले ट्वीट किया कि एनआईए ने श्रीनगर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और ग्रेटर कश्मीर के कार्यालय पर छापामारी की है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी और असंतोष पर भारत सरकार की दोषपूर्ण कार्रवाई का एक और उदाहरण है। अफसोस की बात है कि एनआईए उन लोगों को डराने और धमकाने के लिए बीजेपी की पालतू एजेंसी बन गई है जो लाइन में लगने से इनकार करते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79,90,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,20,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,10,000 से अधिक हो चुके हैं। हालांकि आजकल रोज आ रहे मामलों में कमी आई है। पिछले एक दिन में भी लगभग 44,000 केस आए हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 40 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,68,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 87,79,000 के पार है और मृतकों की संख्या भी 2,26,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,57,000 के पार है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।